नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह और मेरे साथ मौजूद है रूबी। हम लोग आज बात करें कि वक्फ बिल को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। जगह जगह जो है बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो वक्फ बिल को बोलते हैं मैं नहीं मानूंगा। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मेरे रहते हुए वक्फ बिल कोलकाता में लागू नहीं होगा। और सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन कोलकाता में ही देखने को मिल रहा है, पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ममता बनर्जी के जो है बहुत सारे मिनिस्टर भी इसका विरोध कर रहे हैं, साथ ही साथ अखिलेश यादव से लेकर इमरान प्रतापगढ़ी, इकरा हसन जी, बहुत सारे लोग ऐसे सामने आ रहे हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध की क्या है वजह? क्या आने वाले चुनाव हैं, मुस्लिम वोट बैंक को साधने की ये कोशिश है, वोटों के ध्रुवीकरण की ये साजिश है? क्योंकि अब बिहार में भी वक्फ बिल का विरोध कर रहे तेजस्वी यादव आरजेडी, क्योंकि ये 2025 में बिहार का चुनाव है। वहीं 2027 की बात करें उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और वहीं 2026 में पश्चिम बंगाल हो गया, मणिपुर है, केरल है, पुडुचेरी है, फिर शायद तमिलनाडु में भी 2026 में चुनाव है। इन सब जगह चुनाव है और सबको वोटों की जरूरत होती है। अखिलेश यादव तो पीडीए की राजनीति कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बाकी और राजद की बात करें तो उनका भी जो एक कोर वोट है वो भी यहीं से आता है। और ममता बनर्जी के बारे में तो जानते ही हैं कि वो किस तरह से मुस्लिमों को साधने की कोशिश करती है। तो वक्फ बिल पर इनके क्या क्या बयान आज तक आए हैं, हम आपको वो सब बताएंगे। डिटेल में हम आपको सुनाएंगे कि किस नेता ने वक्फ बिल को लेकर क्या कहा। देखिए शालू, आपने बिल्कुल सही कहा। जब भी किसी मुद्दे पर बात होती है तो पक्ष और विपक्ष में लोग इसी टॉपिक को लेकर बंटते हैं। हमेशा देखी जाती है और वोट्स की राजनीति की जाती है। हमेशा देखा जाता है इलेक्शन का है, हमारे कोर वोटर्स कौन है, इसी को देखते हुए लोग नहीं, नेता अपना पक्ष और विपक्ष ध्यान में रखते हैं। अगर बात करें वक्फ बिल की ही तो फिर तमाम पार्टियों की तरफ से विरोध किया गया, बहुत सी समर्थन में भी आई। अगर विरोध की बात करूं तो सबसे पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव की, हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पार्टियां चुनाव प्रचार में लग गई हैं। बात करें अगर योगी आदित्यनाथ की, अखिलेश यादव की, जितनी भी पार्टीज हैं वहां लगातार बयानबाजी चल रही है। जबकि अभी दो साल हैं चुनाव के, लेकिन इसके बावजूद अभी से राजनीति चल रही है, लोग बयानबाजी कर रहे हैं, आपस में लड़ाइयां चल रही हैं, बातों की लड़ाइयां। तो आपको वक्फ बिल की बात करें तो अखिलेश यादव ने तो क्लियर ये बोल दिया है कि जिनको लेकर वो बिल लाए हैं उन्हीं के बातों को बीजेपी तवज्जो नहीं देती है। और क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, एक बार ये बाइट सुनिए। जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है। और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। तो आपने ये बयान सुन लिया होगा और इससे साफ क्लियर होता है कि अखिलेश यादव वक्फ बिल का बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। आगे जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है मामला, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो इसका खिलाफ ही है और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने को लेकर समर्थन जिस तरह से अखिलेश यादव ने विरोध किया है। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, वो तो खैर मुस्लिम राजनीति को लेकर आगे बढ़ते ही हैं, वो उनकी बातें करते ही हैं। जिस तरह से वो अग्रेसिवली संसद में जो है, कैसे उन्होंने बोला था कि मैं इस बिल को नहीं मानता हूं, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। बिल्कुल, वो वीडियो सबने देखा होगा, उनका क्या बयान था, उनका क्या कहना था वक्फ बिल को लेकर। और उसके बाद भी उनके कई बयान आए, वो साफ तौर पर इसके विरोध में नजर आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वक्फ बिल जो है नहीं लाने दूंगा। यहाँ तक कि अपने बयान में वो जो है राम मंदिर बनने को, घोटाले को लेकर भी बीजेपी पर सीधा निशाना साधा था। आप सुनिए वो बयान असदुद्दीन ओवैसी का क्या था। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में, सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर,
इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। तो आपने ये बयान सुना और देखा कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी इस बिल के खिलाफ हैं। अगर इसके बाद बात करें तो बात आती है इमरान प्रतापगढ़ी। सब बखूबी जानते हैं उन्हें उनकी शायराना अंदाज के लिए, चाहे संसद में हो चाहे संसद में बाहर हो, वो अपनी शायरियों से लोगों पर ऐसा तंज कसते हैं कि लोग सुनते रह जाते हैं। अब वक्फ बिल का भी उन्होंने विरोध ही किया, बल्कि जिस दिन वक्फ बिल पेश होना था उस दिन वो काले कपड़ों में वहां पर आए थे और उसका विरोध करते दिखाई दिए थे। अब उन्होंने एक शायराना अंदाज में ही वक्फ बिल का विरोध किया। किस तरह से किया आप भी सुनिए। मंत्री जी कल से इसे देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, न तो ये बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। सभापति महोदय, भाजपा ने पूरे देश में वक्फ के नाम पर कई सारे झूठ फैलाए हैं। जिल्ले इलाही, जमहूरियत जो है वो नफरत और ठसक से नहीं चलती है, अकड़ से नहीं चलती है, उसमें सबकी हिस्सेदारी जरूरी है। कल देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने लोकसभा में खड़े होकर एक शेर सुनाया था कि मुझसे कोई बदगुमान न हो, तो मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाहता हूं कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि जिस तरह से ये बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी वक्फ बिल लाई है, वो केवल और केवल पाखंड कर रही है और वो किसी का भला नहीं चाहती है। अभी वो मुस्लिमों के साथ ऐसा कर रही है, बाद में वो हमारे साथ भी ऐसा ही करेगी। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने तो शायराना अंदाज, उनके वीडियो भी काफी वायरल हुए थे क्योंकि उनका शायराना अंदाज था। अब बात करते हैं इमरान मसूद की। वो भी बहुत अग्रेसिव नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम उस दिन इस बिल को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं वो, सिर्फ और सिर्फ अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं। तो आप सुनिए इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा। कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। और ये कानून जिसको ला करके आपके बीच में बताया जा रहा है, बहुत चेयरमैन साहब ने बहुत तफसील के साथ बताई, इसलिए मैं बात दोबारा दोहराना नहीं चाहता। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफना कहां जाओगे? ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए, दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये किश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं है। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। तो आपने सुना कि उनका बयान किस तरह था। इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा। आपको बता दें, इमरान मसूद के इस बयान पर विवाद भी हुआ है। उन्होंने जिस तरह से बोला कि जब हम सत्ता में आएंगे उखाड़ फेंकेंगे, तो लोगों का जो इस पॉइंट, ये जो लाइन बोली उन्होंने, उसको देखने का नजरिया कुछ और भी था। तो उन्होंने क्लियर भी किया इस बात को लेकर, बिल्कुल सफाई दी कि मेरा कहना था हम बस बिल को उखाड़ फेंकेंगे, बाकी किसी से पर्सनल लड़ाई नहीं है, किसी धर्म के प्रति नहीं है, किसी संप्रदाय के प्रति नहीं है। वहीं अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तो आपको बता दें, बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में लगी हैं, प्रचार कर रही हैं। जब वक्फ बिल लाने की बात आई तब बिहार में भी उसका पूर्ण रूप से इन पार्टीज ने विरोध किया। यहाँ तक कि नीतीश कुमार तो सपोर्ट करते नजर आए। उनकी पार्टी के कुछ नेता लोग थे जो उनसे ही गुस्सा नजर आए। नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार की अगर बात करें, बिहार की राजनीति थोड़ी अलग हो जाती है। तो नीतीश कुमार पहले वक्फ, मतलब जब से वो एनडीए के साथ गठबंधन में आए तो उनको एनडीए के साथ चलना है, बिल्कुल। तो इस वजह से वो वक्फ बिल का सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं उनके पार्टी में भी टूट देखने को मिली। देखा गया कि बहुत सारे विधायक नाराज हुए। शायद 15 विधायक जो है इस्तीफा दे दिए जेडीयू से। वो खुश नहीं थी कि नीतीश कुमार ने, क्योंकि नीतीश कुमार का भी जो एक वोट बैंक बोलेंगे, कोर वोट जो बोलेंगे, वो कहीं ना कहीं वहीं से आती है।
अल्पसंख्यक, मुस्लिम, जो कुछ और फिर जनता दल यूनाइटेड में कुछ नेता भी हैं जो सपोर्ट करते हैं वक्फ बोर्ड का। तो इस तरह से नीतीश कुमार को विरोधों का सामना करना पड़ा। तेजस्वी यादव तो कभी वक्फ बिल के सपोर्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी जो वोटों की राजनीति है वो वही है। अब बाकी जो है पार्टीज बिहार में, वो भी इसका सपोर्ट नहीं ही कर रही थी। वक्फ बिल भले ही पास हो गया हो, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव अपनी बात से नहीं मुकर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये कह दिया है कि जब हम सत्ता में आएंगे तब हम इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे निकाल कर। आप देख सकते हैं कितना बड़ा बयान उन्होंने दिया है। एक बार इस बयान को सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। इस बिल में जो भी पार्टियां थी, जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हो या सेकुलर नेता कहते हो, उनका पर्दाफाश जो है हुआ है। और ये दिखाता है कि ये लोग केवल अपने कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, ना कि देश की जनता, एकता या कोई विचारधारा की राजनीति करते हैं। ये इसमें स्पष्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव का कहना है कि भाजपा केवल अपने सत्ता और अपने पद पर बने रहने के लिए इस तरह की नीच राजनीति कर रही है। बिल्कुल, ये बड़ा बयान है तेजस्वी यादव की तरफ से। अब देखना ये होगा क्योंकि बिहार चुनाव बहुत दूर नहीं है और हम सबकी नजर बिहार चुनाव पर है कि किस तरीके से पार्टी काम करती है, क्योंकि वहां पर जो है जेडीयू और एनडीए का गठबंधन है। चिराग पासवान जो कि अपने आप को बीजेपी का हनुमान, नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, वो भी उसमें शामिल है। तो ये वोट मतलब ये जो इस बार का चुनाव है, ये बहुत देखने वाली बात होगी, क्योंकि उस हिसाब से तेजस्वी यादव भी वहां पे जो है वोट लेना चाह रहे हैं। फिर वहीं पे असदुद्दीन ओवैसी भी कहीं ना कहीं जाते हैं बिहार में। हालांकि उनका गढ़ हैदराबाद है, लेकिन फिर भी वो बिहार आते हैं। फिर प्रशांत किशोर इस बार बहुत बड़ी चुनौती है। अब वो चुनौती दोनों के लिए है। तो ये इस बार का 2025, क्योंकि ये चुनाव बहुत नजदीक है, बाकी चुनाव तो चलिए 2026 में है, 2027 में है। तो इसीलिए अभी हमारी नजर, हमारी क्या जनता की भी नजर बंगाल और बिहार पे ज्यादा है, क्योंकि बिहार में 2025 में चुनाव है और बंगाल में 2026 में चुनाव है। वहीं रूबी, बिहार से कौन आते हैं नेता, आरजेडी से मनोज झा, वो भी अपने तगड़े भाषण के लिए बहुत जाने जाते हैं। उन्होंने भी वक्फ बिल का विरोध किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। मैं तो बड़ा तारीफ करूंगा, खड़ा हो जाऊंगा पक्ष में, अगर इतना सेक्युलर मिजाज इस देश का कर दीजिए कि हर धर्म के संस्थाओं में दूसरे धर्म के लोग हो। इस्लामिक कम्युनिटी में डालिए तो हिंदू में डालिए, सिखों में डालिए, क्रिश्चियंस में डालिए, तब न बात होगी। या सिर्फ तय कर लिया कि सारे प्रयोग या सारा संयोग मुसलमानों को लेकर के होगा, ये उचित नहीं है माननीय उपसभापति महोदय। तो अब बंगाल की बात करें तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और ममता बनर्जी ने साफ साफ सीधे शब्दों में कह दिया है कि आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है ये तोड़ों की राजनीति कर रही है और बंगाल में मैं इस बिल को आने ही नहीं दूंगी। ये क्या ऐसा हुआ? सही बात है, ये कितना बड़ा बयान उन्होंने दिया है। तो आप सुनिए खुद कि उन्होंने क्या कहा है। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोग को दिल में दुख हुआ है वॉका प्रॉपर्टी को लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। प्लीज रिमेंबर व्हेन दीदी इज हियर, दीदी विल प्रोटेक्ट यू एंड योर प्रॉपर्टी। अब वही ममता बनर्जी के एक मिनिस्टर ने भी बयान दिया है। उन्होंने अपने वहां के लोकल लैंग्वेज बंगाली में बोला है। मिनिस्टर का नाम है सदीकुल्ला चौधरी, जिसका ये बयान है ये सुकांता मजूमदार ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है। आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। পশ্চিম বাংলার যে ওয়াকফ সম্পত্তির তালিকা তা খুলে দেখুন, কলকাতার রাজভবন ওয়াকফ সম্পত্তি, ইডেন গার্ডেন ওয়াকফ সম্পত্তি, হাইকোর্টের জায়গা ওয়াকফ সম্পত্তি, এমনকি ব্রিগেড ময়দান সেটা ওয়াকফ সম্পত্তি। अब सुन रहे हैं और रूबी मैं बता रही हूँ कि बंगाल में जिस तरह की स्थिति अभी है, जैसे मुर्शिदाबाद में दंगे हो रहे हैं, मालदा में इस तरह के दंगे हो रहे हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि यही कह सकते हैं कि दीदी आपकी बंगाल तो जल रही है, लेकिन
आपको जो है इफ्तार पार्टी में जाने से फुर्सत नहीं है, फुरफुरा शरीफ जारी है, लेकिन इन दंगे, इन जो बेचारे, क्योंकि बंगाल में हिंदू तो पलायन हो रहे हैं। मैं मानती हूँ आपकी एक कोड वोट जो है मुस्लिम है, मुस्लिम समुदाय है, लेकिन वहाँ पे हिंदू भी तो हैं, वो कहाँ जाएंगे? बल्कि उन्हीं के एक नेता ने आज ये बयान दिया है कि बंगाल में सामान्य है माहौल, क्योंकि पलायन की वीडियो सबके सामने आई थी, तो पलायन को लेकर वो कहते हैं कि अपने ही राज्य में तो पलायन कर रहे हैं, करने दीजिए, सामान्य ही तो है। पर आप देखिए, क्योंकि कुछ आरोप ये भी लग रहे हैं कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है, क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं पे जिस तरह से हमले हो रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही है और जिस तरह से वायलेंस की तस्वीर हमारे सामने आ रही है, वो बिल्कुल भी मतलब आंखों को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो हमारे देश का एक हिस्सा है। कहा गया हमारा सुनार बांग्ला, सब पूछ रहे हैं, तो थोड़ा आप इस पे ध्यान दीजिए। वक्फ बिल आप लाएंगी नहीं लाएंगे, आपको वो जरूरत है तो आप वहाँ कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। तो वहीं अब बात कर लेते हैं इकरा हसन की। समाजवादी पार्टी की इकरा हसन को अपने बेबाक बोलों के लिए जाना जाता है। वो कहीं भी कुछ भी बहुत ही अच्छे तरीके से बोल देती हैं, बिना डरे बिना सहमे। अब उन्होंने वक्फ बिल को लेकर क्लियर बोल दिया है कि बीजेपी मुसलमानों को बिल्कुल खत्म करना चाहती है। एक बार ये बयान देखिए, फिर चर्चा करते हैं। कागजों की कैद में बस नाम रह जाएंगे, वो जो हमारे थे सिर्फ दावे में रह जाएंगे। इस बिल के द्वारा मीठी ईद के जायके को कड़वा करना, यही असली सौगातें मोदी। तो इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है, ये हमें कुछ नहीं देना। महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा नया काम किया जिसका ढिंडोरा सरकार का हर सदस्य पीट रहा है? इस बात की तायीद अगर आपकी तरफ से कोई मुस्लिम महिला करती तो हम उसका यकीन भी करते। ये वही सरकार है जिसने राम जन्मभूमि ट्रस्ट में ये लिख दिया कि जिला अधिकारी भी अगर होगा तो हिंदू होना चाहिए। कोई मुझे बताए कि वहाँ पर सेक्युलरिज्म का रस क्यों नहीं घोला गया? ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं बल्कि उनके वजूद और विरासत को मिटाने का बिल है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि बीजेपी मुसलमानों का वजूद ही मिटा देना चाहती है। देखिए कितना बड़ा बयान इकरा हसन चौधरी की तरफ से दिया गया। हम बता दें कि समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से वक्फ बिल का विरोध ही करती आई है और अब भी कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने रूबी, क्योंकि जिस तरह से इकरा हसन ने बयान दिया है, क्योंकि विपक्षी पार्टी तो बयान दे ही रही है और साथ ही साथ विपक्षी पार्टी कोर्ट भी गई है वक्फ बिल के खिलाफ। वहीं एक और पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो कम दिखती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल पंजाब में नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके जो नेता है संजय सिंह काफी मुखर होके बोलते हैं, हर एक टॉपिक पर, हर एक मुद्दे पर वो बोलते हैं। उन्होंने भी वक्फ बिल का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सारी जमीन जो है ऐसे तो धीरे धीरे बीजेपी बेच देगी। मतलब वो उन्होंने कहा है कि अगर आप मुस्लिमों की इतनी चिंता करते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब जैन की जमीन ले लेंगे, बुद्ध की जमीन ले लेंगे, हिंदुओं के मंदिर बेच देंगे। इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मान्यवर, हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए, सरकार माई बाप। सरकार माई बाप यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है, नहीं है मान्यवर। वो सौतेली मां है, वो सौतेली मां है, उसका व्यवहार सौतेला है। और आज आप जो काम कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। और बिल कब्जा करने की नापाक कोशिश है और धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने के लिए और धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की ये कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। रूबी, हमने जितने भी नेता हैं सबके बयान सुने हैं, तो इन सबको देखते हुए यही लग रहा है कि वो वोटों की राजनीति कर रहे हैं।
उनको, क्योंकि एक तबके का वोट सिक्योर करना है। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं, बिहार में ज्यादातर पार्टियां विरोध कर रही हैं। इसके बाद बंगाल में इलेक्शन आ रहे हैं तो बंगाल में पार्टियां विरोध कर रही हैं, तमिलनाडु है और लगभग ऐसे और भी राज्य हैं जिनमें हमें विरोध दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये सोच रहे हैं ना कि हमारी जो है वोट ना कटे, क्योंकि इस बार वोट कटने के बहुत चांसेस है, खास करके बिहार में जिस तरह से नई नई पार्टियां हैं, बंगाल में बीजेपी बहुत सशक्त होते हुए नजर आ रही है। 2019 में ही हमने देखा था कि किस तरह से बंगाल में अपनी पैठ बना रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए 2027 में हम अभी से ही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का एक जो है जमीन वो तैयार कर चुके हैं, उनके वोटर कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से अपने वोटर्स खोए हैं लगातार, और अब देखा जाए तो बसपा भी स्ट्रांग होती नजर आ रही है। आप देखिए आकाश आनंद वापस आ गए हैं बसपा में। जो लोग बोल रहे थे कि बसपा कमजोर होती जा रही है क्योंकि युवाओं का वोट जा रहा है, क्योंकि आकाश आनंद नहीं थे वहां पे, लेकिन अब आकाश आनंद वहां आ गए हैं तो उनको लग रहा है कि बसपा में अब युवाओं को एक जोश मिला है। लेकिन इसी वजह से अखिलेश यादव को भी डर है कि उनके वोट ना बट जाए कहीं। तो ये सब देखते हुए इन तरह के ये सारी पार्टियां बयान देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये बात सच है, बिल्कुल किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में मुस्लिम तबका जो है बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वोटों की गिनती उन्हें मिलाकर ही होती है। बिल्कुल, और यही कहूंगी ये देश है, यहाँ सब हर एक वोट का महत्व है। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी जो है एक ताकत है। वो बोलते हैं ना कि आम जनता की ताकत होती है वोट, तो उस ताकत को ये जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं बहुत अच्छे तरीके से जानती है और उसका इस्तेमाल करने भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। आपको क्या लग रहा है, ये सारी पार्टियां किस चीज को देखते हुए जो है वक्फ बिल का विरोध कर रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहे न्यूज कॉरिडोर्स। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।